क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा कि आज जहां मध्य प्रदेश की खदानों में पसीने छुड़ाने वाली गर्मी पड़ती है, वो जगह करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका की तरह बर्फ की एक विशाल और मोटी चादर से ढकी हुई थी? ये कल्पना करना ही बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। आज की इस डीप डाइव में हम कोई आम चर्चा नहीं करने वाले हैं। अमूमन जब भूगोल या नक्शों की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक सपाट सा कागज उभरता है ना? हाँ, बस कुछ रंग, कुछ रेखाएं हैं जो बताती हैं कि यहाँ पहाड़ है या यहाँ नदी। सब कुछ बहुत साफ सुथरा लगता है। सही कहा। लेकिन आज हम इस साफ सुथरी तस्वीर को पीछे छोड़कर सीधे जमीन के नीचे झांकने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार स्रोत हैं। जी हाँ, हमारे पास मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कुछ बेहद विस्तृत और प्रामाणिक नोट्स हैं, जो हमें इस पूरे इलाके के निर्माण की कहानी बताते हैं। तो हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि आज जो मध्य प्रदेश हमें दिखता है उसके घने जंगल, कोयले की खदानें, पन्ना के कीमती हीरे और ग्वालियर के ऐतिहासिक किले, ये सब आखिर कैसे बने? मतलब ये सब करोड़ों साल की ज्वालामुखी आग, पिघलती बर्फ और खिसकते हुए महाद्वीपों का नतीजा है। तो चलिए करोड़ों साल पुरानी इस जासूसी कहानी को अनपैक करते हैं। हाँ, ये टाइम ट्रैवल यात्रा सच में बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि देखिए पृथ्वी के नीचे का हर एक पत्थर, हर एक परत एक ऐसी कहानी समेटे हुए हैं जो इंसानी सोच से भी परे हैं। हाँ, जब हम करोड़ों साल कहते हैं तो हमारा दिमाग उस टाइमलाइन को आसानी से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं कर पाता। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक बनावट को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले इस बात को दिमाग में रखना होगा कि ये हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार मतलब पेनिनसुलर प्लेटो का भाग है। अच्छा, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के शुरुआती काल से ही ये जमीन का टुकड़ा एक बेहद कठोर और स्थिर स्थल रहा है। मतलब जब दुनिया के कई बड़े हिस्से पानी के नीचे बन और बिगड़ रहे थे, तब ये पठार मजबूती से अपनी जगह पर टिका हुआ था। एकदम सही। ये कभी भी पूरी तरह से समुद्र में नहीं डूबा। ये एक तरह से सर्वाइवर है। अरे वाह! और किसी भी इमारत, खासकर एक सर्वाइवर इमारत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी नींव देखनी पड़ती है ना? बिल्कुल, नींव सबसे जरूरी है। नोट्स में बताया गया है कि मध्य प्रदेश की ये नींव जिन चट्टानों से बनी है उन्हें आद्य महाकल्प या आर्कियन ग्रुप कहा जाता है। और ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। पृथ्वी के इतिहास में ये पहली कठोर चट्टानें हैं। इसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब जब हमारी पृथ्वी एक उबलते हुए आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तो जो लावा सबसे पहले जमकर कठोर हुआ, वही ये आर्कियन चट्टानें हैं। बाप रे! इस शुरुआती प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उस वक्त के भयंकर तापमान और दबाव को महसूस करना होगा। नोट्स में बुंदेलखंड नीस का बार बार जिक्र आता है। हाँ, जो इस आर्कियन क्रम की सबसे प्राचीन चट्टान है। सही। हाँ, इसमें लाल ऑर्थोक्लेस फेल्सपा और क्वार्ट जैसे खनिज बहुत ज्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी भूवैज्ञानिक घटना घट रही थी, उसे तकनीकी भाषा में तापीय कायांतरण या थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे हम पृथ्वी के ओरिजिनल बेकिंग ओवन को देख रहे हो। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ना? मतलब जब आप किसी कच्चे गुथे हुए आटे को भयंकर तापमान वाले ओवन में रखते हैं तो वो बाहर आकर एक कड़क ब्रेड बन जाता है और उसका मूल रूप पूरी तरह बदल जाता है। बुंदेलखंड नीस के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। गर्मी और दबाव इतना भयानक था कि इन शुरुआती चट्टानों ने अपना असली रूप पूरी तरह से खो दिया और वे बेक होकर कुछ और ही बन गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बेकिंग ओवन में कोई जीवाश्म यानी फॉसिल्स नहीं मिलते। कोई हड्डी नहीं, किसी पत्ते का निशान नहीं। अच्छा, इसके पीछे का कारण तो बहुत ही सीधा है। उस वक्त तक पृथ्वी पर जीवन का वजूद ही नहीं था। बिल्कुल, जीवन पनपने के लिए जिस माहौल की जरूरत होती है वो इस उबलते हुए ओवन में संभव ही नहीं था। लेकिन पृथ्वी की ये शुरुआती हलचल और वो भयंकर दबाव आज हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सही कहा। आर्कियन चट्टानों के बाद उसी प्रक्रिया के अगले चरण में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अगर हम इसे मध्य प्रदेश के भूगोल से जोड़ें तो छिंदवाड़ा में पाई जाने वाली सौंसर सीरीज इसी प्राचीन हलचल का हिस्सा है। हाँ, जहाँ मैग्नीज के विशाल भंडार हैं। इसके अलावा बालाघाट में चिल्पी सीरीज और सिकोली सीरीज भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जिन फैक्ट्रियों में स्टील बनाने, जो बैटरियां बनाने के लिए जो मैंगनीज और तांबा इस्तेमाल हो रहा है, से पृथ्वी ने अपने जन्म के तुरंत बाद इसी विशालकाय प्रेशर कुकर में पकाना शुरू कर दिया था। ये वाकई दिमाग को सुन्न कर देने वाली बात है ना?
लेकिन चलिए अब इस बेकिंग ओवन से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हाँ, समय बीता, ज्वालामुखी ठंडे हुए और लावा जम गया। आग की जगह अब धीरे धीरे पानी लेने लगा था। और यहीं से एंट्री होती है विंध्यन शैल समूह की। नोट्स में इस काल को एक बहुत ही शांत लेकिन वास्तुकला के लिहाज से एक चमत्कारी काल बताया गया है। विंध्यन शैल समूह भूविज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है ना? बिल्कुल। क्रिटेशियस काल की आंतरिक हलचलों से ये चट्टानें ऊपर की ओर उठी, लेकिन आर्कियन चट्टानों के विपरीत जो आग से बनी थी, विंध्यन चट्टानें पानी के बहाव से बनी परतदार चट्टानें हैं, जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। हाँ, नदियों और झीलों ने करोड़ों सालों तक धीरे धीरे मिट्टी, बालू और तलछट को जमा किया। ये कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं थी। मैंने नोट्स में पढ़ा कि इन चट्टानों की परतें लगभग 4200 मीटर तक मोटी हैं। जी हाँ, 4200 मीटर। बाप रे! ये तो बुर्ज खलीफा जैसी 5 इमारतों को एक के ऊपर एक रखने के बराबर हुआ। और इतनी मोटी परतें सिर्फ नदियों की लाई हुई मिट्टी और बालू से बन गई। कमाल है। इस समूह को नोट्स में निम्न विध्यन और ऊपरी विध्यन में बांटा गया है। और ये जो ऊपरी विध्यन है, यहीं पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहस्य खुलता है। हाँ, इसमें कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज शामिल है। और यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। वो क्या? भारत की सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक इमारतें, जैसे ग्वालियर का अभेद्य किला, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला और सांची के स्तूप, अच्छा, ये सब इसी विंध्यन समूह के इमारती पत्थरों से बने हैं। अरे वाह! मतलब मुगलों और राजपूतों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए जिन लाल और बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया, वे असल में करोड़ों साल पहले शांत नदियों के नीचे चुपचाप आकार ले रहे थे। और उन्हें इमारती पत्थर के तौर पर क्यों चुना गया? क्योंकि वे परतदार थे। आर्कियन चट्टानों को काटना या तराशना तो लोहे के चने चबाने जैसा है। बिल्कुल, लेकिन पानी के नीचे बनी इन विंध्यन परतों को एक आकार में काटना इंसान के लिए बहुत आसान था। लेकिन इन चट्टानों का इतिहास उतना भी शांत नहीं है जितना ये दिखता है। नहीं, भूविज्ञान में हमेशा कोई ना कोई हिंसक मोड़ आता ही है। विंध्यन चट्टानों के मामले में वो मोड़ था सीमांत भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। हाँ, नोट्स में इसका विशेष रूप से उल्लेख है। ये लगभग 800 किलोमीटर लंबी एक दरार है जो विंध्यन चट्टानों को अरावली पर्वतमाला से अलग करती है। अब जब हम दरार या फॉल्ट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में दीवार की एक छोटी सी क्रैक आती है। हाँ, वही हल्की सी दरार। लेकिन भूविज्ञान में फॉल्ट का मतलब कुछ और ही होता है। यहाँ फॉल्ट का मतलब है टेक्टोनिक प्लेट्स या पृथ्वी की पपड़ी का भयानक तरीके से टूट जाना। मतलब ये कोई ऐसी दरार नहीं है जिसे लांग कर पार किया जा सके। बिल्कुल नहीं। सीमांत भ्रंश के दौरान पृथ्वी के भीतर इतनी भयंकर हलचल हुई कि पश्चिमी दिशा की ओर चट्टानें टूटकर सीधे 1522 मीटर नीचे धंस गईं। 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी खाई। हाँ, मान लीजिए कि किसी विशालकाय जीव ने एक पूरी तरह से बिछी हुई टाइल्स वाली फर्श पर आसमान से एक भारी बॉलिंग बॉल गिरा दी हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। एक तरफ की पूरी जमीन धड़ाम से नीचे गिर गई और दूसरी तरफ अरावली की चट्टानें ऊपर उठ गईं। ये बिल्कुल वैसी ही विनाशकारी घटना थी। इस एक झटके ने मध्य भारत के पूरे नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो युग आया वो तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ना? बिल्कुल। विंध्यन की शांति और उसके बाद जमीन के धंसने के बाद पृथ्वी में एक नया खिंचाव पैदा हुआ। हम बात कर रहे हैं आर्य समूह और उसके अंदर आने वाले गोंडवाना शैल समूह की। जी, यहाँ कहानी में गहरी दरारें, दलदली जंगल और ऊर्जा के अथाह भंडार शामिल हो जाते हैं। जब किसी चीज को दोनों तरफ से खींचा जाता है, जिसे विज्ञान में टेंशन कहते हैं, तो वो बीच से फट जाती है। पृथ्वी की सतह के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। विशाल दरारें या भ्रंश घाटियां बन गईं, जो धीरे धीरे मीठे पानी की झीलों में तब्दील हो गईं। इन झीलों के आसपास का माहौल बहुत ही हरा भरा रहा होगा, है ना? वो समय घने जंगलों और विशालकाय पेड़ पौधों का था। लेकिन प्रकृति का चक्र कभी एक जगह नहीं रुकता। भूकंप, बाढ़ और जमीन के खिसकने से वे पूरे के पूरे जंगल, वनस्पतियां और जैविक मलबा उन झीलों और दरारों में दबते चले गए। फिर लाखों सालों तक उन पर ऊपर से मिट्टी और नई चट्टानों का भारी दबाव पड़ा। और पृथ्वी के अंदर की गर्मी और ऊपर के दबाव ने उस जैविक कचरे के अंदर मौजूद सारा पानी और गैस निचोड़कर बाहर कर दिया। पीछे जो बचा वो शुद्ध कार्बन था। इसी कार्बन को आज हम कोयला कहते हैं। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड का पठार गोंडवाना चट्टानों का ही घर है, जहां से आज बड़े पैमाने पर कोयला निकाला जाता है। नोट्स इसे बहुत ही बारीकी से 3 हिस्सों में बांटते हैं,
पहला है निम्न गोंडवाना, जिसमें तालचीर, करहरबारी और बराकर सीरीज शामिल हैं। पिंच घाटी के वे सारे कोयले के भंडार इसी का हिस्सा हैं जो आज हमारे घरों को रोशन कर रहे हैं। फिर आता है मध्य गोंडवाना, जहां पचमढ़ी और दिनवा की चट्टानें हैं, जिनमें लोहे की मात्रा वाले लाल बालू के पत्थर मिलते हैं। और अंत में ऊपरी गोंडवाना, जिसमें चौगान और जबलपुर सीरीज है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात नोट्स में लिखी है। कौन सी बात? निम्न गोंडवाना की जो तालचीर सीरीज है, वहाँ हिमनद यानी ग्लेशियर्स के सबूत मिलते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है। विंध्य और सतपुड़ा के जिन जंगलों में आज चिलचिलाती धूप पड़ती है, वहाँ बर्फ कहाँ से आ गई? ये भूविज्ञान के सबसे बड़े और सबसे क्रांतिकारी रहस्यों में से एक है, और इसका जवाब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपों के खिसकने के सिद्धांत में छुपा है। अच्छा। करोड़ों साल पहले जब इन गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हो रहा था, तब भारत का वो टुकड़ा जहां आज मध्य प्रदेश है, भूमध्य रेखा के पास नहीं था। तो वो कहाँ था? वो दक्षिण ध्रुव के बहुत करीब था। ये मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था। बाप रे। उस समय वो पूरा इलाका भीषण सर्दी और ग्लेशियर्स की मोटी चादर से ढका हुआ था। तालचीर सीरीज में मिलने वाले हिमनदों के सबूत उसी प्राचीन हिमयुग की गवाही देते हैं। ये वाकई दिमाग को झकझोर देता है। मतलब आज जहाँ खदानों में धूल और गर्मी है, वो जगह कभी अंटार्कटिका जैसी जमी हुई थी। बिल्कुल। और फिर ये पूरा का पूरा महाद्वीप टूटकर उत्तर की तरफ खिसकने लगा। जैसे जैसे ये भूभाग गर्म जलवायु की ओर बढ़ा, बर्फ पिघली, विशाल जंगल पनपे, और वही जंगल बाद में दबकर आज का कोयला बन गए। गोंडवाना समूह हमें दिखाता है कि जलवायु और भूगोल कभी स्थिर नहीं रहते। लेकिन इस खिसकते हुए महाद्वीप की ये यात्रा शांतिपूर्ण तो नहीं रहने वाली थी। एकदम सही। जब हम कोयले के इन दलदली जंगलों के युग को पार करते हैं, तो पृथ्वी के इतिहास के एक बहुत ही हिंसक अध्याय में प्रवेश करते हैं। आप क्रिटेशियस कल्प और दक्कन ट्रैप के निर्माण की बात कर रहे हैं ना? जी। इस समय एक भयंकर ज्वालामुखी प्रलय आई जिसने सब कुछ ढक दिया। जब ज्वालामुखी का नाम आता है तो अक्सर एक तिकुए पहाड़ की तस्वीर उभरती है, जिसके मुहाने से आसमान में राख और आग उगल रही हो। हाँ, लेकिन नोट्स बताते हैं कि दक्कन ट्रैप का निर्माण ऐसे फिल्मी ज्वालामुखी से नहीं हुआ था। तो फिर कैसे हुआ था? उसे दरारी ज्वालामुखी या फिशर इरप्शन कहा जाता है। जमीन में मीलों लंबी गहरी दरारें फट गईं और पृथ्वी के पेट से बेसाल्ट लावा छलक कर बाहर आने लगा। ये लावा बहुत गाढ़ा नहीं था, है ना? नहीं, ये पानी या पतले सिरप की तरह बहने वाला था। ये बिना किसी बड़े धमाके के बहुत ही शांति से लेकिन बेहद विशाल मात्रा में बाहर निकला और हजारों वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल गया। और ये कोई कुछ 100 सालों की घटना नहीं थी। लावे की एक परत बहकर जमती, फिर लाखों साल बीत जाते, फिर जमीन फटती और दूसरी परत पहली वाली के ऊपर बिछ जाती। ट्रैप एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब होता है सीढ़ियां, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जब ये लावे की अलग अलग परतें ठंडी हुई तो उन्होंने सीढ़ी नुमा आकार ले लिया। मालवा का पठार और नर्मदा घाटी के ऊपर इसी लावे की हजारों मीटर मोटी परतें बिछी हुई हैं, जो आज उस क्षेत्र की उपजाऊ काली मिट्टी का आधार हैं। इसी काल में जहां नर्मदा घाटी समुद्र से मिलती थी, जिसे एस्चुरी कहा जाता है, वहां पानी और मलबे के जमाव से बाघ सीरीज और लमेटा सीरीज का निर्माण हुआ। इन सीरीज की अहमियत इसलिए है क्योंकि यहाँ हमें डायनासोर के अंडे और प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। अरे वाह, डायनासोर के अंडे! हाँ, लेकिन इस पूरी ज्वालामुखी तबाही के बीच एक बहुत ही नायाब और कीमती चीज भी आकार ले रही थी। नोट्स का वो स्मरणीय तथ्य, बिजावर सीरीज, जो निम्न कडप्पा शैल समूह का ऊपरी हिस्सा है। सही पकड़े। इसी बिजावर सीरीज में विश्व प्रसिद्ध पन्ना की हीरे की खदानें मौजूद हैं। ये भूविज्ञान का एक शानदार विरोधाभास है। एक तरफ दक्कन ट्रैप की काली बेसॉल्ट चट्टानें जो आग और लावे से बनी, और दूसरी तरफ उन्हीं प्रक्रियाओं से उपजे दुनिया के सबसे चमकदार हीरे। हीरे असल में विशुद्ध कार्बन होते हैं ना? हाँ, लेकिन किसी साधारण कार्बन या कोयले को हीरा बनने के लिए पृथ्वी के बहुत गहरे हिस्से में अत्यधिक दबाव और भयानक तापमान की जरूरत होती है। तो बिजावर सीरीज में ऐसा क्या हुआ था? बिजावर सीरीज की इन चट्टानों में ज्वालामुखी पदार्थ का अंतर्भेदन या इंट्रूजन हुआ था। मतलब खौलते हुए मैग्मा ने पुरानी चट्टानों की दरारों में घुसकर उन्हें भयंकर रूप से पकाया और दबाया। बिल्कुल, उसी अकल्पनीय दबाव ने साधारण कार्बन को उन रत्नों में बदल दिया जिन्हें आज हम तिजोरियों में बंद करके रखते हैं। आग और दबाव से जन्मी सुंदरता। जी,
तो इस टाइम ट्रैवल में हमने अब तक आर्कियन काल का उबलता बेकिंग ओवन देखा, विंध्यन के शांत पानी में बने इमारती पत्थर देखे, गोंडवाना के ग्लेशियर और कोयले के जंगल देखे, और दक्कन की लावे की सीढ़ियां और हीरे भी देखे। नोट्स के अंत में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, टर्शरी युग। टर्शरी युग वो समय है जब भारत के उस खिसकते हुए टुकड़े की यात्रा अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंची। वो कैसे? प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना पूरी तरह से टूट चुका था और भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। और इस भीषण टक्कर का परिणाम था टेथिस सागर के मलबे का मुड़कर हिमालय पर्वत में बदल जाना। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। मतलब हिमालय तो मध्य प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर में है। उस टक्कर का मध्य प्रदेश के भूगोल पर क्या सीधा असर पड़ा होगा? असर बहुत ही गहरा और सीधा था। जब उत्तर में हिमालय ऊपर की तरफ उठ रहा था तो उस दबाव और टेक्टोनिक हलचल के कारण मध्य प्रदेश के पठार का उत्तरी हिस्सा भी झटके से थोड़ा ऊपर उठ गया। अच्छा, इस उठान ने पूरे पठार के उत्तरी ढलान को बहुत तेज कर दिया। बिल्कुल, ढलान तेज होने का मतलब है कि नदियों के बहने का तरीका पूरी तरह बदल गया। जो नदियां पहले आराम से बहती थी, उन्हें अचानक एक नई गति, एक नई आक्रामकता मिल गई होगी। हाँ, पानी तेजी से नीचे की ओर दौड़ने लगा, चट्टानों को काटने लगा, जिससे गहरी घाटियां और बीहड़ बनने लगे। मतलब आज हम मध्य प्रदेश में जो भी खूबसूरत जलप्रपात या वाटरफॉल्स देखते हैं, चाहे वो रीवा का चचाई या केवटी हो या फिर भेड़ा घाट का धुआंधार जलप्रपात, वे सब उसी टर्शियरी युग की भूवैज्ञानिक घटना का सीधा परिणाम है। हिमालय की उस टक्कर ने मध्य प्रदेश की नदियों को एक नया रास्ता और एक नई आवाज दी। यही कारण है कि भूविज्ञान सिर्फ पुराने पत्थरों को जमा करने का विज्ञान नहीं है, ये हर उस चीज की नींव है जिसे हम आज अपने चारों ओर देखते और महसूस करते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि मध्य प्रदेश सिर्फ एक राजनीतिक नक्शा या एक राज्य नहीं है। ये करोड़ों सालों से लगातार चल रही एक जियोलॉजिकल टाइम मशीन है। अगर हम जमीन में सबसे नीचे खुदाई करें तो हमें आर्कियन काल का वो बेकिंग ओवन मिलेगा जहां मैंगनीज और तांबा पका। उससे ऊपर आए तो विंध्यन समूह मिलेगा जिसमें राजा महाराजाओं को ऐतिहासिक किले बनाने के लिए पत्थर दिए। और उससे थोड़ा ऊपर हमें गोंडवाना समूह की दरारें मिलेंगी जिन्होंने अपने अंदर प्राचीन जंगलों को समेटकर हमें कोयले का ऊर्जा भंडार दिया। और साथ ही हिमनदों के वे सबूत भी छोड़े जो बताते हैं कि ये जमीन कभी बर्फ से जमी हुई थी। फिर दक्कन ट्रैप की वो लावे की परतें जो आज किसानों के लिए उपजाऊ काली मिट्टी है, और बिजावर सीरीज का वो दबाव जिसने हमें पन्ना के हीरे दिए। अंत में टर्शियरी युग की वो टेक्टोनिक टक्कर जिसने ढलान को तेज करके खूबसूरत जलप्रपात खड़े। हर एक परत में एक पूरा का पूरा युग, एक पूरी सभ्यता से भी पुराना समय छिपा हुआ है। और सबसे विचार करने वाली बात यह है कि ये भूवैज्ञानिक सिलसिला आज भी रुका नहीं है। पृथ्वी आज भी खुद को बदल रही है। नोट्स के एकदम शुरुआत में एक शब्द का जिक्र था, नवीन एलुवियम या रीसेंट एलुवियम। हाँ, जलोढ़क। ये वो मिट्टी और मलबा है जो नदियों द्वारा आज इस वर्तमान युग में लाया और जमा किया जा रहा है। मतलब जो परत आज ठीक हमारे पैरों के नीचे बन रही है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? करोड़ों सालों से प्रकृति तो अपना काम कर रही है, लेकिन इस वर्तमान युग में हम इंसान इस धरती की परत में क्या जमा कर रहे हैं? हम कंक्रीट के विशाल जंगल बना रहे हैं, प्लास्टिक के पहाड़ खड़े कर रहे हैं और जमीन के अंदर ई कचरे की परतें बिछा रहे हैं। ये बहुत ही गहरा और थोड़ा डरावना थॉट एक्सपेरिमेंट है। जरा सोचिए, आज से 5 करोड़ साल बाद जब इस धरती पर कोई भविष्य का भूविज्ञानी खुदाई करेगा और वो अलग अलग परतों को पार करता हुआ हमारी इस ह्यूमन सीरीज तक पहुंचेगा, तो उसे क्या मिलेगा? उसे कंक्रीट, सिंथेटिक केमिकल्स और प्लास्टिक से बनी एक अजीबोगरीब परत मिलेगी। और तब वो क्या निष्कर्ष निकालेगा? क्या हमारी ये ह्यूमन सीरीज भी गोंडवाना के कोयले या विंध्यन के पत्थरों की तरह भविष्य के लिए कोई मूल्यवान संसाधन साबित होगी? या फिर भविष्य के उस खोजी के लिए हमारी ये प्लास्टिक और कंक्रीट से भरी परत सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाएगी? एक ऐसा कालखंड जहां धरती ने विकास के नाम पर एक बहुत ही नुकसानदेह चीज को झेला। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ भूवैज्ञानिक समय ही देगा, लेकिन आज के लिए ये सोचने लायक एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। इन चट्टानों की कहानी को याद रखिएगा, क्योंकि हम सब जिस जमीन पर चल रहे हैं वो हमारे वजूद में आने से करोड़ों साल पहले भी जाग रही थी और अपनी कहानी लिख रही थी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा कि आज जहां मध्य प्रदेश की खदानों में पसीने छुड़ाने वाली गर्मी पड़ती है, वो